कई साल पहले की बात है। एक गांव में रुचित नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसके पिता ही थे और उसकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था। रुचित बहुत ही जिद्दी था। वो अपने पिता का कहा बिल्कुल भी नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसने एक बार उसके पिताजी से मोटरसाइकिल खरीदने की जिद की। पिताजी, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बेटा, तुम जानते हो ना मोटरसाइकिल कितनी महंगी होती है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यारी सी साइकिल दिला दूं, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। साइकिल? मैं आपको साइकिल चलाने वाला लगता हूँ? आपने मुझे कितने सालों से सिर्फ यही कहा है कि आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। खैर, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। मुझे नहीं खाना आज आपके घर में कोई खाना। जा रहा हूँ बाहर। उसके पिताजी ये रवैया देख बहुत उदास होते हैं और रुचित वहाँ से चला जाता है। थोड़े ही दिन में उसकी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी उसका परिणाम लेकर उसके पिताजी के पास जाता है। पिताजी, देखिए, मेरी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया है और मैं काफी अच्छे अंकों से पास हुआ हूँ। अब मुझे कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के लिए मैं यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर गांव जाना चाहता हूँ। किसी अच्छे शहर में पढ़ना चाहता हूँ। पर बेटा, हमारे गांव के नजदीक भी तो एक कॉलेज है, तुम वहां क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो ना, मेरी खेती से इतने पैसे नहीं आते हैं और शहर का खर्चा बहुत ही महंगा होगा। अगर तुम यही रहोगे तो काफी खर्चे बच जाएंगे। देखिए पिताजी, आप हर बार हर चीज के लिए मुझे मना करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आप फैसला कर लीजिए, या तो मैं कॉलेज चला जाता हूँ या फिर मैं ये घर ही छोड़ दूंगा। मैं यहाँ और इस तरह नहीं रह सकता। मेरे भी सपने हैं और इस गांव में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी है शहर में ही है। रुचित के पिताजी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें ना चाहकर भी रुचित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन्होंने उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करा दिया और सारा सामान बांध उसे पैसे देकर शहर के लिए रवाना कर दिया। रुचित कॉलेज जा बहुत खुश हो जाता है। नए दोस्त, नई जिंदगी, सब कुछ नया सा लगने लगता है। पर शहर की चकाचौंध रुचित को उसके मकसद से दूर ले जाती है। दोस्तों के साथ दिन भर घूमना, सिनेमा हॉल में पिक्चरें देखना, रेस्टोरेंट में खाना पार्टी करना, सिर्फ यही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो अपने घर पर एक फोन भी नहीं करता था। उसके पिताजी ही उसे फोन किया करते थे, पर वो अपनी मर्जी से ही उठाता था। कई दिनों से रुचित को एक बात खटक रही थी। उसने उसके पिताजी को फोन किया। अरे रुचित बेटा, कैसा है? क्या खाक ठीक रहूंगा? आप पैसे जो इतने कम भेजने लगे हो। बेटा, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना कर ही रहा हूँ ना। किसी दिन तो ठीक मुंह से बात कर लिया करो। जानते हो कितनी फिक्र होती है तुम्हारी। रुचित गुस्से में फोन काट देता है और सोचने लगता है और थोड़े दिनों बाद अपने गांव चला जाता है। उसके पिताजी उसे देख बड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। मुझे तेरी बड़ी याद आती है। हाँ पिताजी, वो दरअसल कॉलेज वालों ने कुछ कागजात दिए हैं जिन पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और फिर वो कॉलेज में जमा करना है। बेटा, मुझे हस्ताक्षर करना तो नहीं आता, तभी तो तुम्हें पढ़ाया ताकि तुम मेरी तरह ना रहो। पर मैं अंगूठा लगा दूंगा। रुचित के पिता उन कागज पर अपना अंगूठा लगा देते हैं और खेत के लिए निकल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय उसके पिताजी उनका सामान घर से बाहर रखा देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? मेरा सामान बाहर क्यों है? क्योंकि आप ये घर छोड़ रहे हैं। ये देखिए, इन कागज पर अंग्रेजी में साफ लिखा है कि अब से इस घर जमीन का मालिक मैं हूँ। उसका ये दुर्व्यवहार देख उसके पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, तो वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव में जंगलों के पास खुद की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। उसके पिताजी को मन से बहुत बुरा लगता है और वो ये सोच भी नहीं पाते कि उनके अपने बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर भी वो हार नहीं मानते। अपना गुजारा करने के लिए वो जंगल में जा लकड़ियां काटने लगते हैं
ताकि वो उन्हें बाजार जाकर बेच सके। लकड़ियां काट कर इकट्ठा करते हुए जब वो जंगल से थोड़ा और अंदर गए तो उन्हें एक कुआं दिखा और वो वहाँ पानी पीने के लिए गए। तभी अचानक कुएं से आवाज आई। चंदन की खुशबू, क्या ये तुमसे आ रही है? ऐसी आवाज सुन रुचित के पिताजी घबरा जाते हैं। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो, ये भला कैसे हो सकता है? घबराओ मत, मैं कोई आम कुआं नहीं हूँ, मैं एक जादुई कुआं हूँ। अब बताओ भी, ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? वो दरअसल मेरी कुल्हाड़ी का हत्था चंदन का बना है और ये बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। अच्छा, तो एक काम करो, ये चंदन की लकड़ी मुझ में डाल दो। घबराओ मत और मेरा यकीन करो। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, पर जो भी साफ दिल का व्यक्ति इस कुएं को ढूंढ लेता है वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। वो कुल्हाड़ी से चंदन का हत्था निकाल कुएं में डाल देते हैं और तभी कुएं का सारा पानी गायब हो जाता है और कुएं के अंदर एक बड़ा सा चंदन का पेड़ उग जाता है। और फिर वो खुश होकर कुएं में जा उस पेड़ से लकड़ियां काट उन्हें जाकर बाजार में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते रुचित के पिताजी अमीर होने लगते हैं। रुचित की बेची हुई जमीन के पैसे अब खत्म होने लगे। यहाँ तक कि जिससे उसने शादी की वो लड़की भी उसे छोड़कर जाने की बात करने लगी। रुचित को उसके पिताजी का पता चला और वो जंगल के पास उसके पिताजी के घर पहुँचा। उसे अंदर से कुछ बोलने की आवाज आई तो तुरंत खिड़की में से चुपचाप देखने लगा। रुचित के पिताजी खुद से ही बात कर रहे थे। अगर वो जादुई कुआं ना होता तो मेरा क्या होता? जाने कहां से ऐसी किस्मत पाई मैंने। कभी नहीं सोचा था कि जंगलों के बीच ऐसा जादुई कुछ मिलेगा। रुचित ये सुन तुरंत लालच में आ जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और काफी देर जंगलों में भटकने के बाद उसे वो कुआं दिखाई देता है। कुएं में झांकते ही उससे चंदन की महक आने लगती है और वो सीधा उसमें छलांग मार देता है। पर उसके छलांग मारते ही वो पेड़ गायब हो जाता है और कुआं पानी से भरने लगता है और रुचित उसमें डूबने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी उसके पिताजी वहाँ लकड़ियाँ काटने आते हैं और उसकी आवाज सुनते हैं और रुचित को उस हाल में देखकर डर जाते हैं और फिर उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, इसी ने तुम्हें धोखा दिया। कभी तुम्हारा मान नहीं रखा, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी इसे बचा रहे हो। क्या करूं, एक बाप होना चाह कर भी अपने बेटे को ऐसे मरता नहीं देख सकता। आखिर इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। ये सुन कुआं भी खुद को रोक नहीं पाता और सारा पानी सोख लेता है। फिर रुचित के पिताजी उसे बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल रुचित उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और बहुत क्षमा मांगता है और उसके पिताजी उसे माफ कर देते हैं। वो उसके पिताजी से कहता है, पिताजी मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अब से पूरी उम्र मेरी एक एक कमाई मेहनत का फल होगी और आपका सर शर्मिंदगी से कभी नहीं झुकने दूंगा। उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर वे हमेशा खुश रहते हैं। जादुई जड़ी बूटी। ये कहानी हरि दयापुर की राजकुमारी की है जो अपने साहस और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। राज्य में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक महाराजा की तबीयत खराब हो गई और वैद्य जी ने राजकुमारी को तुरंत ही उनके पिताजी के पास बुलवा लिया। राजकुमारी वहाँ पहुँचते ही अपने पिताजी की हालत देख घबरा गई और वैद्य जी से पूछा, अरे वैद्य जी, मेरे पिताजी को ये क्या हुआ? ये बिल्कुल भी हिल क्यों नहीं रहे हैं? माफ करना राजकुमारी जी, पर आपके पिता जो कि हमारे महाराज हैं, उन्हें लकवे का दौरा पड़ा है। ढलती उम्र के साथ इनका शरीर अब इनका साथ नहीं देगा और ये पहले की तरह चल फिर नहीं सकेंगे
और ना ही अब ये कुछ बोल सकेंगे। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, पिताजी को हम कुछ नहीं होने देंगे। आप तो इतने पुराने वेदों का ज्ञान रखते हैं, आपके पास जरूर कुछ हल तो होगा ही। मुझे बताइए ना वैद्य जी। हाल तो है, पर शायद उसे पाना संभव ना हो। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्यापुर से एक दिन और एक रात दूर घने कातिलधाम के जंगलों में एक विशेष सा चमकते पानी से भरा एक झरना बहता है। उस ही झरने के नीचे तुम्हें एक जड़ी बूटी मिलेगी जिस पर बैंगनी रंग के बड़े फूल होंगे। अगर हमें वो मिल जाए तो हम उससे महाराज की जान बचा सकते हैं। राजकुमारी तुरंत ही राज्य से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती हैं और काठिल धाम के जंगलों की ओर बढ़ती हैं। पूरे दिन घुड़सवारी के बाद दिन ढल जाता है, पर राजकुमारी रुकने का बिल्कुल भी नहीं सोचती और सीधा घने जंगलों के भीतर चली जाती है। और एक बुरी परी उससे उसके श्रापित जंगल में आता देखती है और कहती है, बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। राजकुमारी घोड़े पर सवार ही अचानक से गायब हो जाती है और खुद को एक बंद कोठरी में पाती है जहां वो बुरी परी उसे बाहर दिखाई देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे ये पता भी है ये जंगल मेरा है और यहाँ पर सब मेरे ही शिकार बनते हैं। बड़े दिन हो गए, डर के यहाँ कोई आता भी नहीं। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, पर उसके निकलते ही अचानक वहाँ एक आदमी आता है जिसे देख राजकुमारी चौंक जाती है और वो सीधा आग कोठरी का ताला तोड़ देता है और कहता है, इससे पहले कि वो यहाँ आए आप मेरे साथ भाग चलिए, अभी कुछ भी पूछने या बताने का समय नहीं है। राजकुमारी को व्यक्ति भरोसेमंद लगता है और वो तुरंत उसके साथ खंडहर से बाहर निकल घोड़े पर सवार हो भाग जाती है। काफी दूर जंगलों को पार करने के बाद वो राहत की सांस लेते हैं और एक जगह रुकते हैं। माफ कीजिए, पर आपको कैसे पता कि मैं वहाँ कैद थी? राजकुमारी, दरअसल मैं इन जंगलों में काफी समय से रह रहा हूँ और मेरा सामना कई बार बुरी परी से हो चुका है। मैंने आपको जिस तेजी से जंगलों में जाते हुए देखा, मुझे लगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैंने आपका पीछा किया और वहाँ पर पहुँच गया। धन्यवाद राजकुमार, पर अब हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम? भला आप जैसी खूबसूरत राजकुमारी को इन डरावने जंगलों में क्या काम हो सकता है? मुझे उस जड़ी बूटी की तलाश है जो चमकते पानी के झरने के नीचे पाई जाती है। जादुई जड़ी बूटी? तब तो जरूर किसी की जान खतरे में होगी। हाँ मेरे पिताजी, पर तुम उस जड़ी बूटी के बारे में कैसे जानते हो? मेरे पिताजी आलोकगढ़ के महाराज भी जब बीमार पड़े थे तो वैद्य जी ने वही जड़ी बूटी मुझसे मंगवाई थी और यहाँ तक कि मैंने जड़ी बूटी ले भी ली थी। पर राज्य की ओर जाते हुए रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे लालची भाइयों ने राज्य पर कब्जा करने के लिए मेरे पिताजी को मार दिया और राज्य पाट अपने कब्जे में लेकर मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। तभी से मैं इस जंगल में ही फंसा हूँ और हमेशा यहीं भटकता रहता हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस झरने तक ले जाऊंगा। और वैसे भी पिता की जान तो नहीं बचा पाया, पर अपने धर्म अनुसार मैं तुम्हारे पिता की जान बचाना चाहता हूँ। ये सुन राजकुमारी काफी भावुक हो उठी और मन ही मन खुश हो गई क्योंकि उन्होंने ऐसा बलवान और दयालु राजकुमार पहले कभी नहीं देखा था। फिर वे दोनों साथ ही में झरने की ओर बढ़े और राजकुमारी चमकते झरने को देख बड़ी खुश हुई और झरने के नीचे उसे वो बैंगनी रंग का फूल दिखाई दिया। तुरंत राजकुमारी ने उन्हें तोड़ा और फिर उसी राजकुमार के साथ अपने राज्य पहुंची और फिर तुरंत ही वैद्य जी ने उन फूलों को कूटकर एक रस बनाकर महाराजा को पिला दिया और उन्हें होश आ गया और वो ठीक हो गए। राजकुमारी ने महाराजा को पूरी बात बताई, कैसे राजकुमार ने उसकी मदद की और ये सब सुन महाराजा बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार की बहादुरी और दरियादिली देखकर राजकुमार को राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए राजकुमार ने हामी भर दी और वो खुश रहे।